जो रोड साइड एम्यूनिटी बनाई है वहाँ मुतने के लिए भी आदमी जा नहीं सकता, इतनी गंदी बनाई है। अरे आई डोंट हैव वर्ड्स। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जब मुझे मिलेंगे तो उनको मैं जरूर सुनाऊंगा ये बात कि तुमने जो बनाया वो मुतने के भी लायक नहीं है, इतना गंदा बनाया है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि इसी महीने की शुरुआत में यानी कि 1 अप्रैल को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और ये एक्सप्रेसवे प्रॉमिस कर रहा था स्मार्ट हाईवेज और साथ ही में स्टेट ऑफ द आर्ट रोड फैसिलिटीज। बट अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरह से यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी कंडीशन काफी ज्यादा पैथेटिक है। यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को फटकार लगाते हुए भी कहा कि ये जो रोड साइड फैसिलिटीज प्रोवाइड की है हमारे स्मार्ट हाईवे में, तो ये काफी ज्यादा पुअर क्वालिटी की है। स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज से गडकरी जी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक रोड साइड एम्यूनिटी है, उन्होंने उसकी पिक्चर भी देखी है, लेकिन टॉयलेट्स की हालत इतनी ज्यादा गंदी है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहते, बट अगर ये जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो वो एक्शन भी लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इस तरह के बैड और डर्टी टॉयलेट फैसिलिटी को कोई यूज ही नहीं कर सकता, तो बनाने का मतलब ही नहीं हुआ कुछ। वैसे जिन लोगों को ये एक्सप्रेसवे के बारे में बताना हो तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। इसकी कुल लंबाई है 82 किलोमीटर्स की। दरअसल इसमें 60 किलोमीटर्स का एक्सप्रेसवे है और 22 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे है। इस प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट थी 8,346 करोड़ रुपीस की और यहाँ पे तमामों फैसिलिटीज मुहैया कराई थी, जैसे कि एम्बुलेंस, क्रेन, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, कन्वीनियंस स्टोर और भी तमाम फैसिलिटीज। इसके अलावा इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में आपको साइक्लिस्ट और पेडिस्ट्रियन का भी प्रोविजन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर 2.5 मीटर वाइड एक साइकिल कॉरिडोर भी बनाया गया है और साथ ही में 2 मीटर वाइड एक फुटपाथ भी बनाया गया है अलोंग द रोड ऑन फेज 1 एंड फेज 2। इन सब के अलावा भी यहाँ पर 4500 से भी ज्यादा लाइट्स और कैमरास लगाए गए हैं ताकि सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सुनिश्चित की जा सके फॉर कम्यूटर्स। और अब आने वाले समय में यहाँ पर जल्द ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कम फास्टैग बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाना है। इससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली यूजर की फी डिडक्ट हो जाएगी विदाउट स्टॉपिंग एनी व्हीकल और साथ ही में फ्री फ्लो ऑफ हाई स्पीड ट्रैफिक को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई एक्सप्रेसवे की बात। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे कंस्ट्रक्शन व्हीकल यूज होते हैं तो इन्हें पॉल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए LNG, CNG और इलेक्ट्रिक इस तरह के ग्रीन फ्यूल्स का यूज किया जाना चाहिए एंड फॉर दिस कुछ स्पेशल तरह के व्हीकल्स को डिजाइन किया जाना चाहिए, ये भी उन्होंने सलाह दी। तो अब मैं सुनाता हूँ नितिन जी का वो वीडियो जहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी ज्यादा फटकार लगाई है बिकॉज ऑफ द डर्टी वर्क्स। One of the reason in Delhi Meerut highway, there is one roadside amenities. I seen the picture. I don't want to take the name of the contractor. पर जो रोड साइड एम्यूनिटी बनाई है वहाँ मुतने के लिए भी आदमी जा नहीं सकता, इतनी गंदी बनाई है। अरे आई डोंट हैव वर्ड्स। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जब मुझे मिलेंगे तो उनको मैं जरूर सुनाऊंगा ये बात कि तुमने जो बनाया वो मुतने के भी लायक नहीं है, इतना गंदा बनाया है। तो कभी ना कभी आप भी सोचो कि कोई भी काम ऐसा करो कि लोग आपकी याद रखें। आप मैं अभी ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि इतना जो रोड है ये ईसिस कंपनी ने बनाया है, इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी यहाँ तक है और ये रोड बनाने वाली कंपनी ये है। तो अच्छा बनाएंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा और गंदा बनाएगा तो गालियाँ भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि समवेयर आप लोगों ने भी सोचना चाहिए हर समय एक्सेलेंट क्वालिटी कैसे बने, अच्छी क्वालिटी कैसे बने, कोई डिफेक्ट कैसे ना रहे। इसमें थोड़ा सा आपके तरफ से और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमको अच्छा करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उसके साथ नए नए सक्सेसफुल प्रैक्टिस डिज़ाइंस को लाना। अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मैंने अपॉइंट किया है बिकॉज ये सरकार में कोई बदलते नहीं, ये सिस्टम बड़ी ऑर्थोडॉक्स है और ये बड़े कंजर्वेटिव है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो रिजिड है। तो अब ये मैंने प्राइवेट सेक्टर के सब लोग लिए हैं, आप भी उनको कंट्रीब्यूट करो और उनका रिपोर्ट डायरेक्ट मेरे पास आएगा और मेरे अध्यक्षता में फिर NHAI चेयरमैन, सेक्रेटरी और सबकी कमेटी होगी और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके कारण कंस्ट्रक्शन में काफ़ी रिफॉर्म आएंगे और उसके लिए आप लोग जरूर सहयोग करिए। अभी L&T के साहब बैठे हैं, एक समय नाइक साहब मेरे पास आए थे इनके साथ और कहने के लिए आए थे कि अवर बोर्ड हैज़ टेकन ए डिसीजन नो मोर, अब कोई रोड का काम हमें नहीं करना है। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, इतना करो, तो वो सुनने के मूड में नहीं थे क्योंकि वो भी बहुत तकलीफ में थे। पर अब लोगों में कॉन्फिडेंस हुआ है और ये कॉन्फिडेंस यही हमारी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि
रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा गुडविल, क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका सरकार पर और NHI पर है। और इसीलिए अभी उसको थोड़ा बहुत मैं गलती भी कर सकता हूँ, मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को मैंने डाइल्यूट इसलिए किया कि मैं L&T जैसी 100 कंपनियां देश में पैदा करना चाहता हूँ। अब L&T तो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे जैसे 100 कंपनियां तैयार हो, वो तो यही चाहेगी कि हम दो हमारे दो, हमें सब देश का काम करेंगे ना। स्वाभाविक है, हर बिजनेसमैन यही चाहता है। वी डोंट वांट कंपटीशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा भाई मिले अपने को प्रॉफिट में, इसमें गलत भी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप कोई भगवे कपड़े पहने हुए सन्यासी थोड़े हैं, तो आपको तो 2 पैसे कमाना ही है। तो अब मेरा मकसद ये है कि मैं आपके जैसी 100 कंपनियां बनाना चाहता हूँ, और ये कुछ प्रमाण में मैं यशस्वी भी हुआ। तो जो कंपनियां अड़चन में थी उनको मैंने बचाया, और आखिरी लेवल तक बचा, और अभी भी आज भी बचाता हूँ, ताकि वो फिर से अच्छी मोड में काम कर सकें। और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आज छोटा काम कर रही, उनको बड़ा बनाने के लिए मैंने प्रोत्साहित किया, ताकि हमारे देश में कॉन्ट्रैक्टर बढ़े। अब आप अगर कहेंगे तो NHI इंटरनेशनल, ये आइडिया मैंने चेयरमैन को दी थी, और इसमें भी कोई ऐसा सिस्टम निकालो कि वर्ल्ड में जाकर आप कॉन्ट्रैक्टर NHI के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर, क्या वर्ल्ड में जाकर हम रोड बना सकते क्या, टनल बना सकते क्या, आप वहाँ भी बिजनेस कर सकते क्या, ताकि आपका भी फील्ड बढ़ सके। तो मुझे लगता है रोड के बाजू में मैं चाहता हूँ कि हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना सकते क्या। एक बात बाकी आपको बता रहा हूँ जिससे मेरी नाराज़ी है, कि आप पेड़ नहीं लगाते। मैंने सबकी साइट देखी है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, एग्रीमेंट में है, और अभी मैं जब डंडा लगा रहा हूँ तब पेड़ लगा रहे। मैंने बोला बिल रोक दो सबके। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लो, ये देश के एसेट्स हैं। कम से कम 20 फीट वाले पेड़ आप लाइए, और आजकल नर्सरी डेवलप हुई है, और पूरे हाईवे को ग्रीन हाईवे कराइए। आपने जो काम किया है उसमें अगर आप ग्रीन हाईवे, कितना खर्चा लगने वाला है उसको पेड़ लगाने के लिए, आपकी टोटल अमाउंट में कितना है, पर आप पेड़ नहीं लगाते और नीचे में हमारे अधिकारियों को बराबर मैनेज कर लेते हो, और आप पूरा काम हुआ करके सर्टिफिकेट लेते हो। ये काम ठीक नहीं है। अब पेड़ नहीं लगाएंगे तो मैं डंडा उठाऊंगा अभी, और पूरी इंक्वायरी करूंगा, पूरे पेड़ का अटैक करके हर रोड पर कितने लगे उसका हिसाब लगाने के लिए मैंने कहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें भी आप थोड़ा सा पेड़ लगाने के काम में करिए। कि ये डीजल के यूज को कम करने के लिए मैं भी पीछे पड़ा हूँ। अभी बीच में एक 40% CNG पे किया था। देखो 1000 करोड़ के काम में 100 करोड़ का डीजल लगता है, और ये अगर आपने LNG यूज किया तो 35 करोड़, और CNG यूज किया तो 45, और डीजल में 55 करोड़ आपके बचेंगे। तो आपकी जो मशीनरी है वो LNG पर, CNG पर, और अभी कुछ इलेक्ट्रिक पर भी ट्रक कर रही है। कन्वर्ट करिए ना, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना हम लोग डीजल के कारण हमारा इंपोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये भी एक ग्रीन फ्यूल के बारे में भी आप इनिशिएटिव लीजिए। अभी JCB ने मैंने उनको कहा था कि आप 100% पे करो, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो आप ये इक्विपमेंट बनाओ ऐसे कि भाई ये हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि NHI से ये जो ग्रीन फ्यूल पर या जो पोल्यूशन न करने वाले जो इक्विपमेंट होंगे, इसके लिए कोई स्कीम बनाकर मैं आपको सपोर्ट करूँ, ताकि उसमें जो बाकी इक्विपमेंट के लिए जो हमारा मशीनरी एडवांस मिलता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है तो इसके लिए कुछ कम करें, ताकि हमारी इक्विपमेंट भी हम लोग इस प्रकार से करें कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। मैं अब LNG, CNG, ट्रैक्टर के ऊपर, सबके ऊपर इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आप देखिए 2-4 साल के अंदर ये देश में बहुत आपको बदल दिखेगा। अभी ट्रैक्टर हमने CNG पर किया, मेरे खुद का एक ट्रैक्टर है, तो 1,15,000 20,000 रुपये साल की बचत है। अब उसी ट्रैक्टर को अगर हम लोग कमर्शियल यूज़ करते तो 3 लाख रुपए की बचत है। आपके साइट पर के ट्रैक्टर ये वो एक CNG का पंप लगा सकते हैं आप, या LNG लाना ट्रक में और उसको कॉम्प्रेस करके LNG पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रक। आपको पता है LNG में कितना बड़ा फायदा है। आपका एक डीजल का ट्रक अगर आपने LNG में कन्वर्ट किया तो 12 लाख रुपए, 10 से 12 लाख रुपए उसको खर्चा आता है एक डीजल ट्रक को। तो उसका इकोनॉमिक्स क्या है, ये 2 साल में 12 लाख वसूल हो जाते हैं। पोल्यूशन नहीं, सल्फर नहीं, कुछ नहीं। तो ये कन्वर्शन मैंने नागपुर में यहाँ बैद्यनाथ करके कंपनी आयुर्वेद वाली, उनके दोनों बेटों को मैंने खुद कंसल्टेंसी दी। अब मैं कल परसों उनका एक ट्रक मैं कर रहा हूँ। उन्होंने 2000 ट्रक एक ट्रांसपोर्टर अपने कन्वर्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे LNG अवेलेबल है तो LNG पर जाइए। LNG इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, अब इसको टाइम लगेगा, पर कितने दिन ये डीजल फूकते रहोगे और पोल्यूशन करते रहोगे। ये इंपोर्टेड है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आपकी कुछ समस्या के लिए हम पॉजिटिव है और हम मदद करेंगे तो देश की इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए भी आपको कुछ सोचना होगा।
प्लांटेशन के लिए, पोल्यूशन के लिए, और उससे मैं आपका सहयोग चाहता हूँ।